वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स की शुरुआत की थी हमने और लिपिड्स में बहुत आगे आ चुके थे हम, राइट। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक विच इज लिपिड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, दो प्रकार के लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स में से जो पहला टाइप है वो है मोनोअसाइल ग्लिसरॉल्स। मोनोअसाइल ग्लिसरॉल्स, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल्स में हमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और उसमें एक असाइल चेन वाला ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2 बॉन्ड OH, बॉन्ड CH, बॉन्ड OH, bond CH2 bond OH. So this is glycerol molecule. Now here we have to add the acyl chain, right? acyl chain, तो acyl chain को हम नॉर्मली फैटी एसिड चेन कहते हैं और इसको हमने सपोज R ग्रुप से रिप्रेजेंट किया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द रिएक्शन दैट विल ऑकर between these two groups, between these two groups will result into removal of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने की वजह से अब जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी CH2 बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड असाइल चेन बॉन्ड R। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो जैसे का वैसा हो जाएगा, राइट। So we can see that the hydrogen of one of the carbon has been replaced by acyl group, and this area is now non-polar because it is composed of कार्बन ओनली, सिर्फ कार्बन से बना हुआ है तो पोलर है। और ये जो एरिया है ये सॉरी नॉन पोलर है और ये जो एरिया है वो पोलर है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस निगेटिव चार्ज विल रिजल्ट इनटू पोलैरिटी, दैट इट विल प्रोवाइड पोलैरिटी, राइट। तो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, therefore we can say that monoacyl glycerol is an amphipathic molecule. Amphipathic molecule, these are the molecules which are having both polar as well as non-polar areas in their structure. तो नॉन पोलर एरिया कौन सा हो गया, ये वाला नॉन पोलर एरिया हो गया असाइल चेन, एंड द पोलर एरिया इज दिस एरिया, राइट। नाउ मोनोअसाइल ग्लिसरॉल के बाद सिंपल लिपिड्स में जो दूसरा पार्ट है वो है डाईअसाइल ग्लिसरॉल। डाईअसाइल ग्लिसरॉल को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, हमें उसके लिए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ये रहा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में हमें दो असाइल चेन ऐड करनी पड़ेगी। We are adding two acyl chains, CH2 bond O bond, CH bond O bond, bond CH2 bond OH. These are the acyl chains.
right? So this area is non-polar. The acyl chain area is non-polar, and this area is polar in nature. But non-polarity as compared to मोनोअसाइल ग्लिसरॉल ज्यादा है डाइअसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि डाइअसाइल ग्लिसरॉल is again amphipathic molecule because it is having both polar as well as non-polar region। डाइअसाइल ग्लिसरॉल, डाइअसाइल ग्लिसरॉल के बारे में अगर हम जाने तो हमें पता चलेगा कि डाइअसाइल ग्लिसरॉल ये एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल है, और यू कैन से इट हैज एक्ट्स एज एन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, राइट? इट एक्ट्स एज एन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग में सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, एक्ट्स एज सेकेंडरी मैसेंजर। इसकी लोकेशन है साइटोसोलिक फेस के ऊपर। साइटोसोलिक फेस दैट मीन्स सपोज ये सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म के साइड में प्रेजेंट रहेगा। ये एक्सोप्लाज्म हो गया, that means outside of the cell, and this is cytoplasm, and this molecule is diacylglycerol, which will later acts as a signaling molecule, और अपने टारगेट मॉलिक्यूल को ये आगे जाकर सिग्नल करेगा, right? And also it acts as precursor molecule for membrane lipids। मेम्ब्रेन लिपिड्स को तैयार करने के लिए एज अ प्रिकर्सर वह काम करता है। जैसे दही बनाने के लिए दूध प्रिकर्सर है, उसी तरह मेम्ब्रेन लिपिड्स को बनाने के लिए डाइअसाइल ग्लिसरॉल प्रिकर्सर की तरह काम कर सकता है। तो दिस इज डाइअसाइल ग्लिसरॉल। नाउ वी आर कंसर्न विथ ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, एंड दिस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल will be attached with 3 acyl chain or 3 fatty acids। हमने 3 फैटी एसिड्स लिए। 3 फैटी एसिड्स अगर हमको अटैच करना है तो CH2 बॉन्ड O बॉन्ड, बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड, बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंपली असाइल चेन हमको शो करनी पड़ेगी। R से हमने शो कर दिया असाइल चेन, राइट? अब यहाँ पर हमको सिर्फ नॉन पोलर ही रीजन मिलेगा, पोलर रीजन नहीं मिलेगा, बिकॉज द एवरी हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय असाइल चेन। यहाँ पर जितने भी इस लोकेशन पर हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस कर दिया है बाय असाइल चेन। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, इसलिए उनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। एंड दे आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को अगर आप स्टोर कर रहे हो, and that triacyl glycerol will on storage act as an energy molecule, and the storage that takes place in the cells of liver and adipose tissues। लिवर एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर किया जाएगा। ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल आर ऑफ 2 टाइप्स।
इनके दो फॉर्म्स हैं या इसके दो टाइप्स है, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हैं, एक फैट और एक लिपिड। सो फैट इज जेल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जेल की तरह है। और जो लिपिड रहते हैं, दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट या फैट फॉर्म जो है इसका ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब कि सैचुरेशन लेवल ज्यादा रहेगा, सिंगल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। और जो लिपिड पार्ट है या लिपिड फॉर्म है, इट विल बी हैविंग हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से जो पैकिंग है वो काफी कम होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर बिटवीन फैटी एसिड चेन पैकिंग कंप्लीट हो रही है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो पैकिंग है वो सिर्फ यहां तक हो रही है, यहां से यहां तक, राइट। सो दैट्स व्हाई लिपिड फॉर्म जो है वह लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड lipids are obtained from plants। फैट का जो सोर्स है वो कौन है? एनिमल्स। और लिपिड का सोर्स है प्लांट। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंथेसिस ऑफ ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। सिंथेसिस ऑफ ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल, there are three main pathways for triacyl glycerol biosynthesis। तीन मेन पाथवे हैं। इन पाथवे को हम डिटेल में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हमको पता चाहिए कि ये कौन से पाथवेज हैं। नंबर वन इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे, जिसको एसएन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। नंबर टू है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पाथवे। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पाथवे दोनों भी कैरी आउट होते हैं लीवर में एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर। मतलब कि लीवर और एडिपोज टिश्यू में ये सिंथेसाइज भी होते हैं और वहीं पर स्टोर होते हैं। एंड थर्ड पाथवे इज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल पाथवे, जो कि इंटेस्टाइन में कैरी आउट होता है। सो बेसिकली लीवर एंड एडिपोज टिश्यू के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल स्टोर fat in their membrane। so this is endoplasmic reticulum। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को देखें तो हमें ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखेगी, which is a lipid bilayer, and inside this lipid bilayer the triacyl glycerol will be stored। यहाँ पर ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल ऐसे स्टोर किए जाएंगे। जब जरूरत होगी तब यहाँ से वे निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल तैयार होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ये फैट ड्रॉपलेट्स बाद में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वेसिकल containing फैट। तो ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रिक्वायर्ड एरिया में। इवन दिस वेसिकल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन।
beta oxidation involves the degradation of fat in a systematic manner. दो कार्बन ऐसे निकालते हुए, यानी कि पहले तोड़ो, दो कार्बन निकालो, फैट को और तोड़ो, दो कार्बन निकालो और तोड़ो, दो कार्बन निकालो, ऐसे टू टू कार्बन की इंस्टॉलमेंट्स में फैट को तोड़ा जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में स्टोर किए जाते हैं, लीवर और एडिपोज टिश्यू के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जब जरूरत पड़ती है तब यहाँ से वेसिकल्स अराइज होते हैं, और वेसिकल्स फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में अब फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, और बीटा ऑक्सीडेशन से अब वहां से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, right? Energy in the form of ATP. So these three pathway are there: glycerol 3 phosphate pathway, dihydroxyacetone phosphate pathway, and monoacyl glycerol pathway. And with the help of these pathway, triacyl glycerols are synthesized. Okay, then now talking about the second type of lipid, which are complex or derived lipids. फर्स्ट टाइप जो था वो सिंपल लिपिड्स था, जिसमें हमने मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, डायअसाइल ग्लिसरॉल एंड ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल देखा. नाउ वी आर कंसर्न्ड विथ सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड, विच इज कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स. कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स. आपके सामने एक डायग्राम है जो कि एक फॉस्फोलिपिड की डायग्राम है, और इस फॉस्फोलिपिड में हमें दो रीजन दिख रहे हैं. फर्स्ट रीजन इज हाइड्रोफिलिक हेड and another is हाइड्रोफोबिक टेल. मतलब कि दो पार्ट से बना है ये फॉस्फोलिपिड, हेड एंड टेल. इसका हेड जो है वह हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रोफिलिक है दैट मींस इट इज पोलर इन नेचर. अगर पोलर इन नेचर है मतलब कि ये हेड वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. एंड द हाइड्रोफोबिक टेल is non-polar in nature, that means it will keep itself away from the water. मतलब कि आगे जाकर हमें ये समझेगा कि इस हाइड्रोफोबिक हेड के साथ वाटर इंटरेक्ट करने वाला है. सपोज दिस इज वाटर जो कि हाइड्रोफोबिक हेड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन टेल बिल्कुल भी वाटर की तरफ नहीं रहेगी. इट विल बी अवे फ्रॉम द वाटर. और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, राइट? ये हेड वाला रीजन होगा, ये टेल वाला रीजन होगा, राइट? दिस विल बी टेल रीजन. And the head is composed of phosphate glycerol molecule, phosphate and glycerol molecule, and the tail is composed of fatty acid. It can be saturated fatty acid or unsaturated fatty acids. So these derived lipids, or for example phospholipid that we are concerned here, it is made up of two parts, head and the tail. Head is polar in nature, tail is non-polar in nature. The polar nature having head is composed of phosphate and glycerol. फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल. और हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि फॉस्फेट की वजह से ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है. फॉस्फेट इज निगेटिवली चार्ज, इसलिए वह पोलर नेचर का है हेड. एंड नॉन पोलर टेल इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स. These fatty acids may be of 16 carbon, 18 carbon, 20 carbon. 20 कार्बन का फैटी एसिड हम कौन सा देखा था? अराकिडोनिक एसिड, जहां से इकोसैनोइड्स बनते हैं, राइट? दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लिपिड, फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड.
Then talking about phospholipids, when suspended in water, what happens? What happens if phospholipids are suspended in water? अगर हमने फॉस्फोलिपिड को वाटर में सस्पेंड कर दिया तो 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स तैयार हो सकते हैं. द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी आर गेटिंग is an micelle. This structure is micelle. दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें मिल सकता है वो है इन्वर्टेड मिसल. इन्वर्टेड मिसल में देखो क्या हो रहा है कि हेड एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है और हेड जो है वो इंटरनली प्रेजेंट है. मिसल में हेड एक्सटर्नली प्रेजेंट है और जो वाटर है दैट वाटर विल बी एक्टिंग इंटरेक्टिंग विद दिस हेड्स. यहाँ पर वाटर इंटरेक्ट कर रहा है, राइट. यहाँ पर वाटर इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है अब, राइट. जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा बाइलेयर, उसमें वाटर यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, राइट. और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वहां पर वाटर यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा और अंदर के साइड में भी प्रेजेंट रहेगा. ओके. तो इन्वर्टेड मिसेल ले लो, ये एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है. आगे जाकर अगर हमने फॉस्फोलिपिड का कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ा दिया तो हमें बाइलेयर स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें फॉस्फोलिपिड की टेल्स एग्रीगेट हो जाएगी और वो बाय लेयर बनाएगी, मतलब कि दिस इज लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2. तो अगर हमने फॉस्फोलिपिड का कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ाया तो हमें आगे जाकर ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज नोन एज लाइपोसोम, राइट. लाइपोसोम. दिस लाइपोसोम can be used as target molecule as a vector for drug delivery. सपोज किसी सेल के अंदर हमें एक्स नाम का कोई ड्रग सेंड करना है तो इस एक्स नाम के ड्रग को हम लाइपोसोम के अंदर रख देंगे. इन लाइपोसोम के अंदर एक्स नाम के ड्रग को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सामने वाले सेल्स के साथ इस लाइपोसोम को फ्यूज कराएंगे जिससे आगे जाकर ये दोनों लिपिड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेगी, वेसिकल का फ्यूजन हो जाएगा, मींस लाइपोसोम का फ्यूजन हो जाएगा और अब एक्स नाम का ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है या जो ड्रग है वो अंदर की साइड में चला जाएगा, सेल के अंदर के साइड में चला जाएगा. So these are the 4 structures that can be produced with the help of phospholipids, but the only condition required is suspension of phospholipids inside the water. Water should be phospholipids should be suspended inside water. Okay, clear? Now talking about the classification of derived lipids or complex lipids. Write down derived lipids are of 2 types. Number 1, glycerol based derived lipids, and number 2, sphingosine based derived lipids. थोड़ा सा याद करो अभी हमने क्या पढ़ा. हमने कहा कि हेड में फॉस्फेट प्रेजेंट है और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है. अब हेड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट हो सकती है या स्पिंगोसिन प्रेजेंट हो सकता है. एक तो ग्लिसरॉल रहेगा या स्पिंगोसिन रहेगा. अगर ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो उन डिराइव्ड लिपिड्स को हम ग्लिसरॉल बेस्ड डिराइव्ड लिपिड कहेंगे और अगर हेड के अंदर स्पिंगोसिन प्रेजेंट है तो स्पिंगोसिन बेस्ड डिराइव्ड लिपिड्स कहेंगे. एंड बोथ दिस ग्लिसरॉल एंड स्पिंगोसिन दीज आर डिराइव्ड शुगर्स. दीज आर डिराइव्ड शुगर्स. तो हेड के अंदर एक तो ग्लिसरॉल रहेगा, एक तो स्पिंगोसिन रहेगा.
दोनों भी शुगर रहते हैं। ग्लिसरॉल बेस्ड डिराइव लिपिड्स के भी दो पार्ट्स है या दो टाइप्स है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। और स्प्रिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स के और दो टाइप्स है, सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। ओके, तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर which is present in the head, either it is glycerol or sphingosine. Now talking about first glycerol based phospholipid. Glycerol based phospholipid are derived from a parent molecule which is phosphatidic acid. तो इनके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है इट इज फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड से ही ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड बनते हैं। हमारे सामने फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर में हमें एक फॉस्फेट दिख रहा है, देन शुगर दिख रही है ग्लिसरॉल, एंड वी कैन सी फैटी एसिड चेन्स, राइट? वी कैन सी टू फैटी एसिड चेन्स। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये इतना हेड पार्ट होगा और ये दो टेल्स होगी फॉस्फोलिपिड, राइट? आगे जाकर ये हेड बनेगा और दो फैटी एसिड चेन्स बनेगी। Phosphatidic acid which is acting as a precursor molecule. So the first glycerol based phospholipid which is derived from phosphatidic acid is phosphatidylcholine. कॉमन चीज क्या है वो देखो, फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कॉमन चीज यहां तक है, ये दोनों हेड, मतलब कि ये हेड पार्ट और ये दोनों फैटी एसिड चेन दोनों भी कॉमन है। और जहां पर चेंज है वो है इतना एरिया, राइट? इतना एरिया। आप इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो बाद में भी निकाल सकते हो, पहले इन चीजों को समझ लो, राइट? सो यू कैन सी हियर दैट choline is added to the phosphate, and the choline that has been added to the phosphate is responsible for the name phosphatidylcholine, which is also called as lecithin. Lecithin. Choline structure can also be regarded as trimethyl ethanamine. Trimethyl ethanamine. Now talking about the occurrence of phosphatidylcholine, that phosphatidylcholine is abundant from prokaryote to eukaryote. Right from prokaryotes up to eukaryotes, you can see phosphatidylcholine in the plasma membrane. Phosphatidylcholine acts as surfactant. Surfactant molecule are those molecules which disaggregate lipids. लिपिड मॉलिक्यूल को ये डिसएग्रीगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल डायपाल्मिटॉइल लेसिथिन, मतलब कि फॉस्फेटिडिलकोलिन having dipalmitoyl chain, it acts as surfactant. So surfactant की तरह काम करता है डायपाल्मिटॉइल लेसिथिन in alveoli. Alveoli, which are the structural and functional units of lungs, and these palmitoyl lecithin
palmitoyl lecithin are secreted by type 2 alveolar cells. Type 2 alveolar cells. याद रखें, टाइप 2 एल्वियोलार सेल्स सिक्रीट करते हैं इस डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन को, जो कि डिसएग्रीगेट करता है म्यूकस को, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टाइप विच इज फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन. कॉमन चीज कौन सी है देखो, ये रहा हेड, ये रहा टेल. एक्चुअली ये इथेनोलामाइन भी हेड के अंदर ही है, लेकिन हम फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि इतना तो फॉस्फेटिडिक एसिड ही हो गया, तो एक्स्ट्रा एडिशन कहाँ है? एक्स्ट्रा एडिशन यहाँ पर है, फॉस्फेट के साथ ऐड हुआ है इथेनोलामाइन. फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन also called as cephalin, also called as cephalin, which is present abundantly in prokaryotes. Which is present abundantly in prokaryotes. Phosphatidyl ethanolamine is a part of plasma membrane of prokaryotes. Now talking about one of the important glycerol based phospholipid, which is phosphatidyl serine. तो ये रहा हेड फॉस्फेटिडिक एसिड का, ये रही दो टेल, राइट. और जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर ऐड हुई है, इट इज ओनली सीरीन मॉलिक्यूल, मतलब कि सीरीन अमीनो एसिड. So that's why it is known as phosphatidyl serine. Phosphatidyl serine are mostly observed in, or we can say these are localized at inner leaflet of plasma membrane. Plasma membrane की inner leaflet, that means ये suppose हम represent कर रहे हैं outer leaflet and this is inner leaflet, right. So यहाँ पर हम represent कर रहे हैं, this is outer leaflet which is in contact with the extracellular phase and this is inner leaflet, right. तो ये हो गया extracellular phase and this is intracellular phase, that is यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. तो साइटोप्लाज्म फेस है, वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं दिस फॉस्फेटिडिल सीरीन. तो यहाँ पर फॉस्फेटिडिल सीरीन प्रेजेंट रहेगा, जिसको सपोज हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फॉस्फेटिडिल सीरीन. This phosphatidyl serine is present only at the inner surface. This is phosphatidyl serine. Now, if phosphatidyl serine is transported to extracellular phase, or we can say to outer leaflet, then what will happen? This phosphatidyl serine act as eat me signal. It acts as eat me signal, which results into apoptosis of the cell. अगर किसी सेल के फॉस्फेटिडिल सीरीन को हम इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में
डाल दे तो अब एक ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो इसके साथ बाइंड होगा। अब ये मॉलिक्यूल कौन सा है ये आप सेल बायो में पढ़ोगे। दैट मॉलिक्यूल विल एक्टिवेट apoptotic pathway in this cell. So that's why it is known as eat me signal, and the molecule that will interact with this phosphatidylserine will be present on macrophages, macrophage cell, right? Macrophages जो कि हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो याद रखना phosphatidylserine is always present on inner leaflet, and if phosphatidylserine is transported to the outer leaflet, then it will act as eat me signal, and because of that the cell will undergo apoptosis। सेल का क्या होगा? एपोप्टोसिस होगा। तो जो phagocytic cell है, phagocytic cell, macrophage is an phagocytic cell that will recognize this phosphatidylserine, and now it will activate apoptotic pathway। ठीक है, and the molecule that will interact with this phosphatidylserine is known as annexin 5। या इसको annexin V भी कहते हैं, annexin V। ठीक है, तो सवाल ऐसा आ सकता है कि सपोज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेल, how will you identify how will you identify the cell that will undergo apoptotic cell, or how will you identify apoptotic cell among the mixture of cell। ये एक ऐसा मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग सेल्स का, इन सेल्स में से आप एपोप्टोटिक सेल्स को कैसे पहचानोगी। ऐसे अलग अलग सेल्स हैं, और इन अलग अलग सेल्स में से आपको एपोप्टोटिक सेल्स ढूंढने हैं। तो सिंपली एक ही लॉजिक यहाँ पर काम करेगा कि ऐसे सेल्स जिनके आउटर लीफलेट में फॉस्फेटिडिलसीरीन प्रेजेंट है, the cells having phosphatidylserine in outer leaflet, these are the apoptotic cells, right? Apoptotic cells। Now the next phospholipid, which is glycerol based, is phosphatidyl inositol, phosphatidyl inositol। So you can see here there is presence of inositol, and the remaining structure is same, just like phosphatidic acid। phosphatidic acid का structure same है, सिर्फ phosphate के साथ क्या join हुआ? Ionositol। Okay, ionositol। Phosphatidyl inositol is present on cytosolic phase, just like diacylglycerol। Phosphatidyl inositol can be converted into phosphatidyl inositol bisphosphate, and this phosphatidyl inositol bisphosphate can be converted into phosphatidyl inositol trisphosphate, right? This phosphatidyl inositol bisphosphate can be cleaved into IP3, that is inositol triphosphate, and diacylglycerol, and both of these will act as secondary messengers। Both of these will act as secondary messenger। Also PIP3 act as secondary messenger।
इनका फंक्शन क्या है वो हम इम्यूनोलॉजी में देखेंगे या सेल सिग्नलिंग वाले पार्ट में देखेंगे जो इम्यूनोलॉजी के पहले आएगा। फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है कि फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल से जो मॉलिक्यूल तैयार होगा वो है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट 2 यानी बिसफॉस्फेट, और यहाँ पर 3 है यानी ट्रिसफॉस्फेट। एंड दिस PIP2 कैन बी क्लीव्ड into IP3 and DAG. IP3 that means inositol triphosphate and DAG that means diacylglycerol जो कि सिंपल लिपिड में हमने देखा था। And the enzyme responsible for cleaving of PIP2 is phospholipase C. Phospholipase C. PLC that means phospholipase C. Okay. And the last phospholipid is cardiolipin or diphosphatidyl glycerol। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये एक हेड है, ये दूसरा हेड है, it is associated with the help of some carbon, and this is one chain, this is another chain, this is one chain, and this is another chain. That means the structure is like this. तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि दो फॉस्फोलिपिड एक दूसरे के साथ कार्बन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट हो गए, राइट। So this structure is known as cardiolipin or diphosphatidyl glycerol, which is unique to lipid layer or to plasma membrane of bacteria and mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्डियोलिपिन जैसे मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, राइट। Now let us talk about some glycerophospholipids which are associated through ether bond. Other examples है, other examples, these are ether glycerophospholipid, that means phospholipids which are glycerol based but having ether bond, ether bond, right. The first example is platelet activating factor or PAF, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसका नाम देखो क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब कि प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो। इट इज एन फिजियोलॉजिकल मेडिएटर, फिजियोलॉजिकल मेडिएटर that means it will mediate some response, and that response is involved in inflammation, that response is inflammation or stopping of blood flow, that is blood coagulation. So platelet activating factor is responsible for some physiological activities like inflammatory responses, and if platelet activating factor is secreted in excess, it will give hypersensitive response, मतलब कि जरूरत से ज्यादा प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स का सोर्स क्या है, राइट।
जब बेसोफिल्स के ऊपर, बेसोफिल्स विच आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, बेसोफिल्स के ऊपर जब बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोनेंट, सपोज ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया अब डिग्रेड हो चुका है, और डिग्रेड होने के बाद इसके ऐसे फ्रैगमेंट्स हो चुके हैं, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द फ्रैगमेंट it has been associated with basophils now, and these fragments act as endotoxin, right? ये fragments अब associate होंगे receptors which are present on the basophils, and now basophils will release vesicles containing platelet activating factor, right? तो ये platelet activating factor अब एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट्स को, और यहां पर अब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, that platelet aggregation will now result in an hypersensitive response, right? तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का सोर्स क्या है? बेसोफिल सेल। बेसोफिल सेल के साथ जब बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोनेंट एसोसिएट होते हैं, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोनेंट एसोसिएट होने के बाद, जैसे कि सेल वॉल का ये पार्ट, सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट दिख रहा है, सेल वॉल का ले लो, सेल वॉल का पार्ट, तो सेल वॉल का पार्ट यहाँ पर एसोसिएट हो गया बेसोफिल्स के साथ, तो बेसोफिल्स ने सीक्रेट कर दिया प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिससे अब वहां पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो दिस इज ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। ना दूसरा एग्जांपल ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का है, प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस which are also ether linked glycerophospholipid, and these are having choline in their structure, right? Choline in structure, and these plasmalogens are present in higher eukaryotes, right? Higher eukaryotes, प्लाज्मेलोजेंस का फॉर्मेशन हायर यूकेरियोट्स में ऑब्जर्व किया गया है, और नियरली 30% फॉस्फोलिपिड्स जितने भी बनते हैं, सपोज 100% बनते हैं, तो उसमें से 30% फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मेलोजेंस में। एंड ऐसा देखा गया है कि जो पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन है, वहां पर फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मेलोजेंस में, मतलब कि पेरोक्सिसोम के अंदर ये रिएक्शन कैरी आउट होगी, कन्वर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड इनटू प्लाज्मेलोजेंस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ प्लाज्मेलोजन, कि फॉस्फोलिपिड का कन्वर्जन प्लाज्मेलोजन में कहाँ होता है? तो इट इज peroxisome, where nearly 30% of phospholipids are converted into plasmalogens, right? Now moving on toward glycerol based glycolipid. अब तक हमने फॉस्फोलिपिड बेस्ड, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड देख लिए हैं, अब हमें ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स देखने, ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स में जो ग्लाइकोलिपिड की हम बात कर रहे हैं, इट इज हैविंग नो फॉस्फेट, फॉस्फेट का एब्सेंस होता है, एंड सिर्फ वहां पर सिंपल शुगर प्रेजेंट रहती है। फॉस्फोलिपिड के हेड में फॉस्फेट प्रेजेंट है,
लेकिन ग्लाइकोलिपिड के हेड में फॉस्फेट नहीं है, सिंपल शुगर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड दैट शुगर कैन बी sugar like galactose, or even the sulfur group may be present. Okay, सिंपल शुगर जैसे कि फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज। अगर गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो उस ग्लाइकोलिपिड को हम कहेंगे गैलेक्टोलिपिड। क्या कहेंगे आप? गैलेक्टोलिपिड। और काफी कम अमाउंट में ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका ऑब्जर्वेबल अमाउंट क्लोरोप्लास्ट एंड थायरोकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलता है। Glycerol based glycolipid, for example galactolipid, is present in membrane of chloroplast and thylakoid. Chloroplast and thylakoid. Right? Then, talking about sphingosine based glycol, sphingosine based lipids. अब स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड में हमें दो देखने पड़ेंगे, स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड एंड स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड। तो पहला देखेंगे हम स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड। स्पिंगोसिन बेस्ड phospholipid, also called as phosphosphingolipid. Phosphosphingolipid। इसका पहला एग्जांपल आएगा सेरामाइड, ठीक है, सेरामाइड। बट हमें स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड देखने के पहले ये समझना होगा कि हेड के अंदर जो शुगर रहेगी दैट विल बी स्पिंगोसिन। so this sugar that we are concerned is sphingosine, okay, along with this structure। ये इतना एरिया बेसिकली स्पिंगोसिन का क्या होता है कि स्पिंगोसिन के स्ट्रक्चर में ही फैटी एसिड चेन्स रहती है। ये चीजें आपको आगे समझ में आएगी, हमको ज्यादा डिटेल नहीं देखना है, हमको हमारे सेट एग्जाम के हिसाब से देखना है इस चीज को, ठीक है। पहली बात करेंगे हम सेरामाइड के बारे में, राइट। सेरामाइड जिसका एग्जाम्पल आएगा स्पिंगोमाइलिन। सेरामाइड का एग्जाम्पल आएगा स्पिंगोमाइलिन। सिंपली स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये पूरा हो गया स्पिंगोसिन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया स्पिंगोसिन। and only one fatty acid is associated, just like this. This is ceramide. Ceramide is one sphingosine. It is composed of one sphingosine plus one fatty acid. One sphingosine plus one fatty acid. Okay. Now talking about presence of sphingomyelin, that sphingomyelin is abundant in the membrane of neuron. Sphingomyelin is abundant in plasma membrane of neurons, right? और हम न्यूरॉन्स के ऊपर जो कवरिंग है माइलिन शीथ उसकी बात कर रहे हैं। दिस माइलिन शीथ इज कंपोज्ड ऑफ स्पिंगोमाइलिन, राइट।
Then talking about the sphingosine based glycolipid, which is cerebroside. Sphingosine based glycolipid, which is cerebroside. Cerebroside is ceramide, जो कि हमने प्रीवियसली अभी देखा है, प्लस मोनोसेक्राइड. सेरामाइड को अगर मोनोसेक्राइड एसोसिएट कर दिया तो अब वो सेरिब्रोसाइड बन चुका है. अगर ग्लूकोज अटैच किया तो वो ग्लूको सेरिब्रोसाइड बन जाएगा. अगर गैलेक्टोज एसोसिएट कर दिया तो वह गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड बन जाएगा. राइट. सिंपली हम यहां पर मगअप करेंगे इसको, सेरिब्रोसाइड को, सेरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड. नाउ दूसरा है गैंग्लियोसाइड. गैंग्लियोसाइड इज सेरामाइड प्लस ऑलिगोसेक्राइड. ऑलिगोसेक्राइड 2 to 20 शुगर यूनिट्स. अगर सेरामाइड के साथ मोनोसेक्राइड एसोसिएट किया तो वो सेरिब्रोसाइड हुआ, लेकिन सेरामाइड के साथ अगर ऑलिगोसेक्राइड एसोसिएट किया तो वो गैंग्लियोसाइड हुआ. जैसे कि फॉर एग्जांपल एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड. अगर एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड तैयार हो गया, अगर आपने एसोसिएट कर दिया, जिसको सियालिक एसिड भी कहते हैं, तो आपने जो गैंग्लियोसाइड बनाया है इट इज GM1 गैंग्लियोसाइड. GM1 गैंग्लियोसाइड. अगर आपने एक एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड ऐड किया तो GM1 गैंग्लियोसाइड तैयार होगा. अगर आपने दो एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड ऐड किए एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड अगर आपने ऐड किए तो वो GM2 गैंग्लियोसाइड होगा. GM1 GM2 और सिंपली GM गैंग्लियोसाइड्स. अब वो डिपेंड करता है कि एक एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड है कि दो एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड है. उसके बेस पर हमने GM1 और GM2 कहा है. GM gangliosides are responsible for host parasite interaction. ये जो GM1 ganglioside की हम बात कर रहे हैं, it acts as receptors. Suppose these are the cells, intestinal cells, right? These are intestinal cells, and these intestinal cells are having GM1 ganglioside. These GM1 ganglioside acts as receptors and they receive toxins like cholera toxins, right? They receive signal like cholera toxin. अगर कॉलेरा टॉक्सिन यहाँ पर एसोसिएट हो गई तो इस इंटेस्टिनल इपिथेलियम का सॉल्ट और वाटर का अब्जॉर्प्शन इनिबिट हो जाएगा. तो दिस कॉलेरा टॉक्सिन इनिबिट्स salt and water absorption
of the intestinal epithelial cells. Now that will result into dehydration of the body. Okay. Also talking about GM2. GM2, that is ganglioside, in which 2-acetylnuramic acid is present. This GM2 ganglioside acts as receptor for influenza virus. It acts as receptor for influenza virus. Right? Okay. So this was all about gangliosides. अब मैं एक्स्ट्रा बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा इस बॉक्स में, कि जो आर्कीबैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, the membrane of archaebacteria is having some kind of special phospholipids, and these phospholipids are present throughout the membrane. पूरी मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू कलर के फॉस्फोलिपिड है वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। इनके दोनों हेड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहेगा हेड में, और यहाँ पर भी हेड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहेगा। तो दैट्स व्हाई these आर कॉल्ड एज ग्लिसरॉल डाइअल्किल ग्लिसरॉल टेट्राईथर्स। glycerol dialkyl glycerol tetraethers. Because of this glycerol dialkyl glycerol tetraethers, fluidity of membrane decreases. और अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज ये अलाउ कर रहा है रिजिडिटी को, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन होगी वो फ्लूइड नेचर की नहीं होगी, ज्यादा रिजिड नेचर की होगी, राइट। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम लिपिड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर स्टीरॉयड को भी हम डिस्कस करते हैं। स्टीरॉयड्स which are derived from 27 carbon containing molecule known as cholesterol, right। कोलेस्ट्रॉल जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। और कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन में प्रेजेंस मतलब कि जो थर्मल मेल्टिंग पॉइंट है उसमें चेंज नहीं आने देता। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू मेम्ब्रेन and it acts as temperature buffer। अगर टेम्परेचर बफर की तरह स्टीरॉयड काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वह लोअर टेम्परेचर पर ट्रांजिशन नहीं होने देगा, मतलब कि जो थर्मल मेल्टिंग पॉइंट है उसके आसपास ट्रांजिशन नहीं होने देगा जेल टू सोल एंड सोल टू जेल का, वो अपोज करेगा इस ट्रांजिशन को।
right? The cholesterol molecules is composed of 27 carbons, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और cholesterol molecule is the precursor for formation of steroids. Cholesterol acts as precursor for formation of steroids. Acts as precursor for formation of steroids. कोलेस्ट्रॉल से जो स्टीरॉयड तैयार होते हैं, that involves vitamin D, then various steroid hormones, bile acids, etc. And this cholesterol molecule will also be discussed into animal physiology as well as cell biology, right? So this was all about cholesterol.